45 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे ये है और आपका कैमरा किधर की तरफ से जाएगा, अपनी सब्जेक्ट की तरफ से जाएगा। तो ये रहा मेरा कैमरा और ये लाइटिंग मेरे को इस तरफ से करनी है। तो ये लाइट इधर से कहीं से कास्ट होगी। पहले शोल्डर डिस्प्लेस हो गया था, तो वही प्रॉब्लम फिर से होगी। इस वजह से मैं लगा तब से लगी लगा अच्छे से। देखते हैं भाई कितने अच्छे से आएगा। जी सर, मैंने उनसे पूछ लिया था कि लैपटॉप चला सकते हैं, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये लाइटिंग की डायरेक्शन हमने इस तरफ से ऑन किया एंड नाउ वी आल्सो नीड टू हैव अ शैडो। तो यहाँ से जो लाइट आ रही है ये आपकी बनेगी इधर से की लाइट। तो हमने इसको एंगल भी वही दिया है और हमने इसको साइड से भी कास्ट किया है। तो कैमरा इधर और इस लाइट को हमने इस साइड से कास्ट कर दिया। तो ये कहलाती है आपकी की लाइट। अब इस की लाइट को जैसे हमने यहाँ पे ऑन किया तो ये वाली साइड क्या होगी, पूरी तरह से डार्क हो गई। दिख रही है साइड कैसी लग रही है कि वो डार्क है क्या है। ये वाली साइड विजिबल है। अरे बोलते क्यों नहीं हो, बिल्कुल माइक भी म्यूट है तुम्हारा। बताओ, बोल भी नहीं पा रहे। मैं भी म्यूट ही कर लेता हूँ। यस सर।
हम वन यूट्यूब का चैनल तो भी चला रहे हैं कि बस सुनने का काम, बोला भी करो तभी तो पता लगे क्लास चल रही है। यस सर। ठीक, तो हमारी ये वाली साइड क्या है, पूरा एक तरह से डार्क हो गया है, तो इट मीन्स यहाँ पे कोई भी मेरे को फील ही नहीं आ रहा, सब्जेक्ट बिल्कुल डिप हो गया। तो इस चीज को खत्म करने के लिए जो हमें दूसरी लाइट लगानी होगी, उस लाइट को हम बोलेंगे फिल लाइट। इसलिए यूज होगा क्योंकि इससे वो लाइट ने बनाई थी, उनको खत्म करने के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, नहीं तो वो हार्श शेडो इतनी ज्यादा होगी आपका सब्जेक्ट विजिबल होगा ही नहीं वहां पे। और इसकी इंटेंसिटी की लाइट से क्या होती है, हाफ होती है। और जो आपका सब्जेक्ट और जो कैमरा है, इसको उसके मिड में रखा जाना चाहिए। वैसे मैं अब इसको प्लेस करूंगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें साथ साथ इंटरेक्टिव लगेगा, दिखता रहेगा। तो अभी एक लाइट बना रहा हूँ मैं इसकी कॉपी लेके। अरे यार,
ठीक है, तो ये वाली लाइट अपन क्या कर रहे हैं, कैमरा और इसके बीच में रखने की वो कर रहे हैं। और इसकी इंटेंसिटी ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा सा कम करनी रहेगी। तो 1 है तो इसे आधे पे रख दिया हमने। सर ये दिनेश को क्या करना है? कुछ नहीं, क्या करना सर वो वाइप से बाद में बनेगा सब कुछ रेंडर निकालने के बाद, वो तो बाद में फिर अभी के लिए क्या करना है सर? तो अभी भी तो सारे रेंडर निकालेगा ही कि बाद में कब निकालेगा? बाद क्या होता है सर वो क्यों नहीं जाएगा ना फिर साथ में रहने, मेरे लैपटॉप में नहीं चलता ना सर, 3D में वैसे भी नहीं आता, काम नहीं करना। तो फिर मैं क्या करूं बता? और कोई आगे काम है क्या सर? तो आफ्टर इसके नीचे बनेंगे ना, फाइल लिखे जाएंगे ना कि कौन सा पास है कौन सी चीज है, वो भी तो बनेंगे सारे टाइटल वाइटल।
हर चीज का लिखा आएगा ना, कौन सा नाम है, क्या पास है, ये सब चीज तो बनी रहेंगी इसमें। ठीक है, तो ये जो हमने अब लाइट कास्ट की, ये कौन सी लाइट होगी आपकी, फिल लाइट होगी। देखो इससे वजह से क्या हो रहा है और इससे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर सब्जेक्ट को पूरा हमें लिट दिखाना है, कुछ हिसाब से दिखाना है, उसी हिसाब से लाइट की इंटेंसिटी क्या करते हैं हम, कंट्रोल करते हैं, डिपेंडिंग हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। पूरा इधर का साइड बिल करना है तो कर सकते हैं, अगर मेन सोर्स हमारा उधर ज्यादा दिखाना है तो हम सोचते हैं क्या कर सकते हैं, डिप कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी लाइटिंग कंडीशंस क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, इसी 3 पॉइंट लाइट सेटअप की वजह से। यही मेजर एक चीज है जो आपकी चीजों को बनाती है बेटर। ठीक है, तो ये लगी आपकी कौन सी लाइट, फिल। तो दूसरी लाइट कौन सी होती है, जो लास्ट होती है, जो 3 पॉइंट लाइट सेटअप में होती है, उसको बोलते हैं बैक लाइट। तो बैक लाइट क्या होती है, तो जैसे अगर इसके पीछे कोई बैकग्राउंड होता, मान के चलो इसके पीछे भी हम कोई बैकग्राउंड लगाते हैं, ठीक। तो अब इस बैकग्राउंड से इसको सेपरेट करने के लिए जो लाइट चाहिए होगी अपने को, कि अगर हमें उस बैकग्राउंड को सेपरेट करना है, कुछ करना है, उसके लिए जो हम लाइट लगाएंगे उसी को बोला जाएगा आपका बैक लाइट। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का सिमिलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ रही है, तो इस चीज को अब ये लाइट हम ऊपर से कास्ट करेंगे, सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करने के लिए हम ये लाइट डालते हैं कि ऊपर से एड से बनती है।
और इसमें टारगेट करता है शोल्डर्स को, ताकि जो मैक्सिमम लाइट है वो आपके शोल्डर पे ही कास्ट हो सके। यहाँ वाले एरिया पे ज्यादा टारगेट करता है। ठीक है, इन एरियाज को और ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए आई कैन गिव इट अ कलर सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। ये चीज को बनाने का एक इम्पैक्ट क्रिएट करने का एक तरीका होता है इसका, कि अगर आपको इस तरह कुछ इंटरेक्शन बनाना है तब आप इस लाइटिंग को डालते हैं, और अब आपके पास हर लाइट का एक पूरा कंट्रोल आपको मिल जाता है। अब कब कौन सी लाइट को इंक्रीज करना है, किस चीज का तरह का इम्पैक्ट आपको चाहिए, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको सब्जेक्ट को ज्यादा वो रखना है तो आप इस इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, और फिर इसके अंदर भी आप अपनी टोनिंग डाल सकते हैं। यूजुअली इससे आपको स्प्लिट टोनिंग का इफेक्ट भी मिल जाता है लाइटिंग से, कि अगर आपको स्प्लिट लाइटिंग करनी है तो उधर से आप वार्म लाइट दे सकते हैं और इधर से आप कूल का इम्पैक्ट एक क्रिएट कर सकते हैं। सो एवरी लाइट विल गोना हैव समथिंग लाइक दिस। सो दैट्स द बेसिक लाइट सेटअप जिसको आप अब कहीं भी मॉडिफाई कर सकते हो, और इसी सेटअप को क्या बोलते हैं हम लोग, 3 पॉइंट लाइट सेटअप। इसमें 3 डायरेक्शन से आती है। अब इसमें किसी भी लाइट को कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं, कभी भी इसको बंद कर सकते हैं, और ये सेटअप यूजुअली हर मूवी में यूटिलाइज होगा ही होगा। तो देखो अभी वहाँ का इम्पैक्ट कैसा क्रिएट हो रहा है और इधर का इम्पैक्ट कैसा क्रिएट हो रहा है। हर लाइट के ऊपर आपको इम्पैक्ट मिल जाते हैं, हर लाइटिंग का अलग कंट्रोल आपको मिल जाता है, और हर एक के इम्पैक्ट से आप अलग अलग चीज़ें क्रिएट कर पाते हैं। इसी में अगर लाइटिंग अगर आपको और डिफरेंट करनी है, और अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करना, तो एक लाइट और डलती है, इसको हम बोलते हैं रिम लाइट। रिम लाइट होता है सेपरेशन क्रिएट करने के लिए, कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए सब्जेक्ट में, और ये जनरली ऑपोजिट कलर की होती है और ये एजिस पे ही पड़ती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा इसके अंदर मेजरली इन चीजों को ही कास्ट करती है। जबकि इस तरफ आपको लाइट पड़ी हुई दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पे देखो ये पड़ रहा है, ये स्ट्रक्चर में पड़ रहा है, यहाँ पे ये सारी जो लाइट है ये सब रिम लाइट है। इससे काफी कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं सीन के अंदर। जैसे ये भी एक रिम पड़ रहा है, यहाँ भी एक लाइट है मेन, और यहाँ रिम पड़ रहा है। जैसे मुझे इसके अंदर एक रिम बनाना कंट्रास्ट में, तो वो मैं बना सकता हूँ।
ये मैंने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया बहुत हार्श सा दिखेगा आपको। तो खाली एज को हाईलाइट करने के लिए हो सकता है। और ये रिम अब दो तरफ से भी आप डाल सकते हो, ऑपोजिट साइड से भी डाल सकते हो। तो दूसरी साइड का दूसरा ऑपोजिट वो आ जाएगा। इनको भी अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपके पास हर लाइट का एक सेपरेट कंट्रोल मिल जाता है और उसी कंट्रोल की वजह से आपको पता लगता है कि अच्छा क्या इम्पैक्ट है क्या नहीं है, किस लाइट से कैसा आपको इम्पैक्ट लेना है। ये सब मूवीज में डेफिनेशन डालने के लिए यूज होता है। कुछ मूवीज में क्या होता है कि खाली बस रिम से ही खेल लेते हैं, कुछ इम्पैक्ट ऐसे ही क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इससे हटाया इसको हटाया, तो ओवरऑल जो इंटेंसिटी है वो खाली किसकी है, यहाँ पे रिम लाइट की ही ज्यादा है। तो कभी कभी खाली रिम से भी इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो डिपेंड्स कि आपको किस तरह का लाइट सेटअप चाहिए, क्या चीज़ चाहिए और कैसा आपको मूवी में इम्पैक्ट चाहिए। जैसे अगर इसी लाइटिंग थ्योरी को यहाँ पे देखोगे तुम जॉन विक जैसी मूवी में, तो इसमें ज़्यादातर आपको रिम लाइट ही मिलेंगी।
इसमें देखो बहुत रिंग लाइट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया होगा। मैक्सिमम आपको रिम के इम्पैक्ट से ही चीजें क्रिएट होती है। काफी ज्यादा आपको रिम, बैकलाइट, टॉप, फिल और ये सारे भी मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखो लाइट का इम्पैक्ट दे रखा हुआ है। तो ये बेयर मिनिमम एक सेटअप आपको चाहिए ही रहेगा अगर आप लाइटिंग सेटअप बना रहे हैं किसी भी चीज का, और अच्छा फिल्म स्टोरी लाइन को दिखाने के लिए। इसी में दूसरी लाइट टाइप, तो पहले स्टार्टिंग इसी से ही होती है कि आपको कौन से लाइट सेटअप पे जाना है। सबसे पहले 3 डायरेक्शन से आप लाइट बना लेते हैं, उसके बाद उन लाइटिंग को एडजस्ट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे रिक्वायरमेंट है क्या क्या चीज़ों की नीड पड़ेगी उसके अंदर। तो वापस हाईलाइटर ऑन कर देता हूँ, पता नहीं किधर गई वो, अंडू भी नहीं हो रहा। अंडू तो भी हो रहा। तो पहला लाइट सेटअप तो था 3 पॉइंट लाइट सेटअप कि 3 पॉइंट लाइट सेटअप आपने बना दिया, और उसके बाद आपको चाहिए कौन सी लाइट, जिसको बोलते हैं हाई की लाइट। हाई की लाइटिंग वो होती है जिसमें ऑल एरियाज या कंप्लीट सब्जेक्ट विल बी विजिबल। ऐसी लाइटिंग जिसके अंदर पूरा पूरा सब्जेक्ट आपका विजिबल रहेगा, कोई भी चीज हाइड नहीं की जाएगी, कोई भी चीज छुपाई नहीं जाएगी उसके अंदर, सब कुछ आपको क्लियरली विजिबल होगा, सब कुछ क्लियरली दिखाई देगा उसके अंदर, कोई भी हिडन एरियाज नहीं होंगे उसके अंदर। उस तरह की लाइटिंग को हम बोलते हैं हाई की लाइटिंग। तो जनरली जो आपके कॉमेडी की जॉनर होते हैं जहाँ हिडन नहीं होता, या ड्रामास जो होते हैं, इनके अंदर हम यूजुअली इस तरह की लाइटिंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हाइड करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता। या जो पॉजिटिविटी दिखानी है आपको वो चीज के लिए, जैसे डे में शूट हो रहा है बाहर एक्सटीरियर में, ये सब हाई की लाइटिंग से ही शूट होता है। तो हाई की में ईच एंड एवरीथिंग वुड बी विजिबल, नथिंग विल बी हिडन, इसमें कुछ भी हाइड नहीं होगा, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, एक एक चीज आपको नजर आएगी। जैसे ये सारे हाई की लाइटिंग में है, इसमें कोई भी पार्ट आपका हाइड नहीं है, कुछ चीजें आपके बिल्कुल क्लियरली है वहां पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाई की लाइटिंग बोलते हैं, कि सब कुछ आपको दिखाई देगा इसके अंदर। ओके, जैसे ये सारे हाई की लाइटिंग है। तो यूजुअली कुछ फोटोशूट बिल्कुल हाई की लाइटिंग में होते हैं, कुछ आपके नॉर्मल उसमें होते हैं। दूसरी लाइटिंग हो सकती है जिसको हम बोलते हैं लो की लाइटिंग। तो लो की लाइटिंग क्या करने के लिए होता है, हाइड करने के लिए होता है। तो वो हमें चीजों को जब हाइड करके दिखाना होता है, या कुछ चीजें हमें क्लियरली विजिबल नहीं करानी होती, तब हम इस तरह का लाइटिंग सेटअप यूटिलाइज करते हैं, जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग वुड बी हिडन। यहाँ पे चीजें ये थ्रिलर में, सस्पेंस, हॉरर, इन्हें में चीजें छुपा के रखी जाती है, क्लियर कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर क्लियर दिखा देंगे तो सब कुछ नजर आएगा, और जब सब कुछ नजर आएगा तो फिर हमारे लिए ज्यादा वो होगी। तो इसमें मेजर एक ही डायरेक्शन से लाइट आती है, ज्यादा डायरेक्शन से लाइट नहीं आती, इसलिए क्या बोलते हैं, लो की लाइट। चीजें हिडन होंगी, ज्यादातर चीजें विजिबल नहीं होगी, और
इन जैसी मूवीज में यही आपके काम आ रहा है, या थ्रिलर है, हॉरर है, ये सब में इस तरह की लाइटिंग ही प्रेफर की जाती है। कम से कम चीजों को दिखाना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को हाइड करना। ठीक है, ये रहा। तो कंज्यूरिंग में आपने देखा होगा तो पूरी मूवी लो की लाइटिंग में शूट हुई। ठीक है, कंट्रास्ट लाइटिंग क्या होता है? ये दो चीजों में कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए होता है। ये भी लो की लाइटिंग ही है। तो जो आपकी लाइट है उसकी जो लाइन्स है हार्श होती है उसके अंदर। हाँ, बताओ दूसरी लाइन तो बात करेंगे किस बारे में। अरे फोटोशॉप वाले एग्जाम में सर उसमें उसकी जो लिस्ट बन रही है उसमें तो ये भी लो की लाइटिंग है, और इस लो की लाइटिंग में क्या होता है, आपके पास सब्जेक्ट को लाइट के थ्रू दिखाई देगा, लाइट की लाइन से ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये कुछ ऐसी होती है लाइटिंग, इसमें हार्श रेज ऑफ लाइट होती है ये भी लो की लाइटिंग। इसमें भी लाइटिंग एक जगह से ऑन है, बट इसमें क्या होगा, लाइंस होंगी, रेज बन रही होंगी, लाइंस बन रही है। जैसे देखो इसमें भी लाइन बन रही है, इसके अंदर भी हार्श लाइंस बन रही है लाइट की। तो जहां हार्श लाइंस बननी शुरू हो जाएंगे उस लाइट को क्या बोलेंगे, कंट्रास्ट।
ठीक है भाई। तो जहाँ भी ये लाइट लाइंस बन रही होंगी, जैसे इसमें भी देखो लाइंस बन रही है, पीछे वॉल्यूम बन रहा है और उस वॉल्यूम से लाइन क्रिएट हो रही है, ये सारे कंट्रास्ट लाइटिंग के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे जहाँ लाइंस बननी स्टार्ट हो जाएंगी उस सबको कंट्रास्ट लाइटिंग ही बोलेंगे। ये भी किस चीज को डिपिक्ट कराने के लिए यूज होती है, जैसे अभी जो इसकी मूवी थी चुप करके, कोई मूवी थी इसकी, दुलकर सलमान और क्या नाम है उसका, सनी देओल, तो वो भी आपके क्या है कंट्रास्ट लाइटिंग में शूट हुई है पूरी मूवी। तो जनरली सस्पेंस के लिए ये वाली लाइटिंग ज़्यादा प्रेफरेबल होती है और आपको इसी तरह की लाइटिंग ही दिखाई देंगी और यही लाइटिंग के टाइप्स हैं जो आपको किसी भी सिनेमैटिक उसमें मिलते हैं। हाँ, इसमें नंबर ऑफ लाइट कितने भी हो सकते हैं, कितने भी चेंजेस हो सकते हैं, बट है ये यही चीज़ है, वो लाइटिंग। क्लियर है? तो आप इनमें कोई भी टाइप ऑफ लाइटिंग यूज कर सकते हैं अपनी फिल्म को या अपने सिनेमैटिक उसको दिखाने के लिए, विजुअल्स को डिपिक्ट कराने के लिए, यही मेजर उसका टास्क है। ओके, एंड देन वी हैव कंपोजिशन। तो कंपोजिशन बनाने के लिए कुछ छोटे मोटे चीजें हैं, कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं, वो अपने को फॉलो करने होते हैं जब भी हम शूटिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे। बस उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है और फिर आपकी चीजें बेटर ही बनेंगी आपके लिए। आई गेस मेरे पास होना चाहिए, पीपीटी मेरी कहाँ गई? एक सेकंड में ढूंढता हूँ। चीजें मिलेंगी आपको जो मैंने बना रखी है कि पहले से स्लाइड एक। तो इसके अंदर आपको मिलेंगे कौन कौन से अच्छे रूल्स हैं, कौन कौन से बेसिक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए व्हाइल क्रिएटिंग अ कंपोजिशन। तो उसमें कौन कौन से हैं, ये मेजर चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं
इसके अंदर सेंट पोजिशनिंग ऑफ कंपोनेंट, शेप्स इन कंपोजिशन और बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है जो आपको किसी भी कंपोजिशन को बनाने में याद रखना चाहिए। तो कंपोजिशन में एलिमेंट्स कहाँ कहाँ रखने चाहिए वो इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन सी शेप्स को आप कंपोजिशन में इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, और सेंटर ऑफ इंटरेस्ट यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसको फॉलो कराने के लिए, उसको लीड कराने के लिए क्या आप कर सकते हो उसके अंदर, वो भी कंपोजिशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान रख सकते हैं आप अपने उसमें? क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी चाहिए, बताएगा कोई? बताओ भाई, शांति से क्यों बैठ गए? गौरव सिंह, बाकी तो है बदतमीज, तू ही बता कुछ, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे? सर स्टार्टिंग तो हमारी अभी जैसे हमने पीपीटी में देखा, पोजीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स होना चाहिए, कैरेक्टर की पोजीशनिंग होनी चाहिए, और उस पर्टिकुलर सीन में कौन कौन से कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है उनकी पोजीशनिंग होनी चाहिए, और अगले सीन में कौन से कैरेक्टर इन्वॉल्व होंगे, अगर वो कैरेक्टर भी हम शो कर सके तो ज़्यादा बेटर होगा। क्या कर सके? जैसे सर कोई भी शॉट है, अगर हमें उसको आगे भी कंटिन्यू करना है तो उसमें भी हम कैरेक्टर की पोजीशनिंग रख के उसको थोड़ा ऐसे इमर्सिव बना सकते हैं। तो अगर हम किसी सब्जेक्ट को फ्रेम करें तो हमें क्या, जो अपना सब्जेक्ट है उसे कहाँ रखना चाहिए, मतलब सर सेंटर में रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए उसको? सर वो एक तो सीन पे भी डिपेंड है, अगर वो सीन सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है तो उसको सेंटर में रखना चाहिए, अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ साथ एक और कैरेक्टर का है तो एक राइट में रख सकते हैं, एक थोड़ा बैकवर्ड लेफ्ट में रख सकते हैं। ओके, अगर एक लास्ट क्वेश्चन, क्या हम लोग सेंटर में देखते हैं? क्या हम सेंटर में देखते हैं? यस सर। यस सर, देखते हैं। देखते हैं। यस सर। अपनी आंखों के सामने फोन रखो और बिल्कुल अपने ना पास लेके जाओ, दिखाई देना शुरू होता है या ब्लर हो जाता है? ब्लर होता है सर। एक फिंगर तो बिल्कुल सेंटर में रख के देख लो, बोलो तो तुम देख पाओगे इजीली, या झिझकोगे, अरे अजीब सा लग रहा है, सर में दर्द हो जाएगा थोड़ी देर बाद? कितनी देर बेयर कर पा रहे हो फिंगर देखना, अगर वो सामने रखी हो बिल्कुल सेंटर में रख के नोज के वहां पे? 5-10 सेकंड सर बस। मतलब सेंटर में देखा नहीं जाता ना? यस सर। तो हम कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को सेंटर में नहीं देखते, क्योंकि हमारी भगवान ने हमें फॉर्मेशन ही ऐसी बनाई है कि हम लेफ्ट और राइट ही देख सकते हैं। सेंटर में हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं जब वो दूर हो हमसे, क्योंकि फिर वो हमारे सेंटर पे आ पाता है, क्योंकि दूर जाते थे चीजें हमारे क्या होती है, पर्सपेक्टिव इसलिए तो बनता है। पर्सपेक्टिव बन क्यों रहा है? क्योंकि वो जाके लगता है कि एक कॉर्नर में मिल जाएगा, तो जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है उतना हम सेंटर में देख पाते हैं उसको। पर जब वो सब्जेक्ट बिल्कुल सेंट्रिक होगा ना, तो फिर उसे देखना बेयर नहीं है। तो हमेशा आपको कभी भी अपना सेंटर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब सेंटर में रखना नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए कि आपको अपने सेंटर को कहाँ रखना है, और उन्हीं में से जो 2 रूल्स हैं, उनमें से पहले रूल है जिसका नाम है रूल टू प्लेस सेंटर ऑफ इंटरेस्ट।
यानी अपने सब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए उसके रूल्स। तो पहला रूल आता है रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स क्या कहता है कि आप अपनी कंपोजिशन को in 3 equal column and 3 equal rows। तो आप उसको 3 इक्वल कॉलम में और 3 इक्वल रोज में डिवाइड करो, ठीक है। एंड वेयर यू गेट द इंटरसेक्शन जैसे कि ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ इंटरेस्ट। तो इक्वल कॉलम्स और इक्वल रोज में जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो जहां भी ये डॉट्स आएंगे, तो आपके सेल फोन में भी होता है, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं बट वो दिखाने के लिए ही होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखोगे, ये देखो ये आपका ध्यान ही ऑटोमेटिकली इधर ही जाएगा। हाँ, भले वहां दूर को ऑब्जेक्ट मुझे सेंटर में देख सकता हूँ बट सबसे पहले मेरी नजर इन्हीं जगह पे पड़ेगी, ये मेरे गोल्डन पॉइंट्स। ये देखो, कभी भी आपको किसी भी मूवी के अंदर आपका सब्जेक्ट आपको सेंटर में मिलेगा ही। जैसे मैं एक ट्रेलर चलाता हूँ उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपके लास्ट में सब्जेक्ट एस्टैब्लिश होगा आपके और रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश होगा। हमेशा सब्जेक्ट आपके इधर ही मिलेंगे, आपको सेंटर में कभी भी नहीं मिलेगा। सब सेंटर में, सब वही प्लेस है। फाइट और ये सब चीजें रनिंग ऐसी ही होती है ताकि आपका सब्जेक्ट भी वहां प्लेस। तो ये रूल आपको फॉलो करना चाहिए अगर आपको अपने सब्जेक्ट को प्लेस करना है।
क्लियर हो गया ये? यस सर। तो यहाँ लिखा भी है। और दूसरा मेथड क्या है सेंटर ऑफ इंटरेस्ट को प्लेस करने का? वो है गोल्डन सेक्शन। तो गोल्डन सेक्शन हम तब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट बहुत एनलार्ज होता है और पूरी स्क्रीन में एरिया कवर कर रहा होता है, तब हम उसको क्या करते हैं, रूल ऑफ थर्ड से प्लेस तो कर दिया पर लेकिन अगर वो पूरी मूवी में दिख रहा है, जैसे कोई एक शॉट है उसमें पूरा फेस उसका कवर अप होने वाला है, तब हम उसको गोल्डन सेक्शन से प्लेस करते हैं। तो गोल्डन सेक्शन क्या करता है, आपके कॉलम को 13 by 13 में आपको डिवाइड करना होता है। जैसे उसमें 3 उसमें बनने होते हैं 13 इक्वल सेक्शंस। हॉरिजॉन्टल भी बनाने होंगे एंड वर्टिकली भी। जो आपका 8 इंटरसेक्शन है दोनों तरफ से, उसको लेके आपको प्लेस करना है। यहां अगर आप अपने सेंटर ऑफ इंटरेस्ट प्लेस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा वो मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे तो ये रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग प्लेस है, ये भी रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग प्लेस है, बट जो मेन सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो जब एक सिंगल सब्जेक्ट होता है और स्क्रीन पे उसका एनलार्जमेंट होता है, तब हम इस तरह का स्पेस कवर अप करने के लिए ये 13 by 13 का रूल फॉलो करते हैं और इसके थ्रू हम गोल्डन सेक्शन बनाते हैं उसमें। Sir, can you please share this PDF in the group? Sir, please ये PDF ग्रुप में शेयर कर देंगे क्या? ऐसे क्लिक कर लो यार, फोटोज क्लिक कर लो वन बाय वन, शेयर कंफर्म प्लीज। ठीक है, तो ऐसे ही क्लिक कर लो फोटोज। ठीक, तो ये रूल ऑफ थर्ड्स के एग्जांपल है, ये गोल्डन सेक्शन है आपका, और ये इसमें एक और रूल होता है, नेवर प्लेस होराइजन इन सेंटर। कभी भी अपने होराइजन को सेंटर ऑफ द फ्रेम में मत रखो, या तो वो गोल्डन से, या तो वो रूल ऑफ थर्ड्स की थर्ड लाइन के नीचे आना चाहिए या ऊपर के नीचे। अगर आपको ज्यादा एरिया कवर करना है, जैसे अगर आपको ग्राउंड एरिया ज्यादा कवर करना है तो होराइजन इस लाइन के ऊपर रखो, अगर आपको स्काई एरिया ज्यादा कवर करना है तो होराइजन इस लाइन के नीचे रखो। सेंटर में रखने से सीन की डेप्थ खत्म हो जाती है। और कंपोजिशन आपको सूदिंग नहीं मिलता। अभी इसी पर्टिकुलर उसमें देखो, अगर इसको रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग देखें, and if I'll place it in Photoshop,
तो अगर इसी फोटो को अगर अपन देखें यहाँ पे, तो 400 बाय 600 तो 133, तो गाइड, न्यू गाइड 133। अरे यार, टू 67। ठीक है, तो यहाँ पे 400, ये देख रहे हो होराइजन अभी है सेंटर की तरफ, जैसे डेप्थ ज्यादा नहीं दिख रही, बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इस फोटो को यहाँ ज्यादा रख देता हूँ तो अभी आई कैन सी मच ऑफ मोर ऑफ डेप्थ इन दिस पर्टिकुलर थिंग। इस फोटो के अंदर अब ज्यादा डेप्थ दिखाई देगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो जैसे मैंने होराइजन, जैसे मैंने ऑटोमेटिकली होराइजन पोजीशन चेंज की, ऑटोमेटिकली डेप्थ मेरी सीन में ज्यादा बढ़ गई। अब यही चीज मैं नीचे की तरफ चाहता कि मुझे अब स्काई ज्यादा दिखाना था, तो मैं इसे नीचे रखता। तो नाउ स्काई इज विजिबल मोर, तो अब इसकी लेंथ ज्यादा बढ़ गई। कैन यू सी इट ना? अब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि अच्छा सेंटर रखने से बोरिंग लग रहा था, डेप्थ उतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही थी सीन के अंदर, बट चेंजिंग अ पोजीशन इज क्रिएटिंग अ डिफरेंस। एक जस्ट होराइजन चेंज कर देने से, रूल के को फॉलो करने से तुरंत मेरी कंपोजिशन क्या हो गई, सूदिंग हो गई, और अपने आप मेरा सब्जेक्ट और ये चीजें प्लेस हो गई। गॉट इट? कि होराइजन कभी भी अगर शूट भी कर रहे हो तो आपको सेंटर में रख के शूट नहीं करना। ठीक है जी, तो ये चीज है कि ना तो उसको सेंटर प्लेस करना है, ना होराइजन को इसमें करना। यही मेन चीज इसमें मैंने मेंशन कर भी रखी है। ठीक है, तो ये दो रूल फॉलो कर सकते हो, और बाकी बैलेंसिंग, बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और बैलेंसिंग के लिए आपकी कंपोजिशन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है: डोमिनेट, किसी भी कंपोजिशन में तीन एलिमेंट होते हैं। एक, क्योंकि
हमारी कंपोजिशन में हर एलिमेंट का क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ विजुअल वेट। हर एलिमेंट का अपने क्या होता है, विजुअल वेट होता है, जिसकी वजह से उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है या कम हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन ओनली ऑन इट्स विजुअल वेट। और उसी विजुअल वेट के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कंपोजिशन में किस लेवल पे। तो डोमिनेट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनका मैक्सिमम विजुअल वेट होता है, इनका वेट सबसे ज्यादा होता है, कंपोजिशन सबसे ज्यादा रखा जाता है। और किन किन एलिमेंट का विजुअल वेट ज्यादा हो सकता है, जिनके साइज क्या हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं। डार्क एलिमेंट्स, डार्क का विजुअल वेट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। वार्म कलर का विजुअल वेट ज्यादा होता है। कंट्रास्ट ऑब्जेक्ट का विजुअल वेट ज्यादा होता है। शार्प ऑब्जेक्ट का विजुअल वेट ज्यादा होता है। और सेंटर ऑफ इंटरेस्ट का विजुअल वेट भी ज्यादा होता है। तो आपको उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि आपको किस चीज को दिखाना है, किसका विजुअल वेट सबसे ज्यादा है। और सबऑर्डिनेट क्या होते हैं, फिलर्स होते हैं, इनका मिनिमम विजुअल वेट होता है। ये मीडियम विजुअल वेट होते हैं जो यूज किया जाता है टू सपोर्ट डोमिनेट्स। इनका काम होता है डोमिनेट को सपोर्ट करना। इन्हीं को फिल्म लाइन में बोलते हैं साइड एक्टर्स या सपोर्टिंग कास्ट। जैसे इसमें देखकर बताओ किसी भी एडवर्टीजमेंट में बताओ, इसमें डोमिनेट, सब डोमिनेट और सबऑर्डिनेट बताओ कौन सा है। सर डोमिनेट इसमें बर्गर होगा. हम्म, Subdominating will be the text, which is defining about the burger, हम्म, and subordinate logo हो गया. सबऑर्डिनेट क्या है, Logo. लोगो। नहीं देखो, लोगो भी किसमें है, कंट्रास्ट में नजर आ रहा है, तो वो सबऑर्डिनेट तो हो नहीं सकता। वो सबऑर्डिनेट नहीं हो सकता, सबडोमिनेट हो सकता है। जैसे ये छोटे टेक्स्ट सबडोमिनेट हो सकते हैं, सबडोमिनेट है, डोमिनेटिंग है। सबऑर्डिनेट ये है जो फिलर नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हो सकते हैं, ये सब सबऑर्डिनेट्स होते हैं। Okay. जैसे इस केस में ये सबऑर्डिनेट्स में आ सकते हैं, ये डोमिनेट है, सब डोमिनेट है। गॉट इट? इसके अंदर क्या डोमिनेट है, Text with row lines. टेक्स्ट में भी क्या डोमिनेट है, The cost 595. ये ऑटोमेटिकली रूल्स में फॉलो होता है, ये तुमने प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में पढ़ा होगा, Hmm. यही है।
बस उसको नाम नहीं बताते, वहां पे डोमिनेट सब डोमिनेट्स है। ठीक है, यही हमें मूवीज में सिखाया जाता है। तो एक कंपोजिशन में तीनों का होना जरूरी है। मान के चलो कि आप अगर यहाँ पे देखते हैं, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में बताओगे कौन डोमिनेट कौन सब डोमिनेट है? आइसबर्ग डोमिनेटिंग है, जो पीछे आइसबर्ग है पूरा वो डोमिनेटिंग है। वो डोमिनेट है। या फिर डॉग है। एक बताओ, या फिर से चल रहा। डॉग। डॉग क्यों? मेन फोकस उस पे जा रहा है। मेन फोकस उस पे जा रहा है। मेन फोकस पे जा रहा है। चलो एक और चीज, दूसरी, एक ये ऑब्जेक्ट शार्प है इसलिए डोमिनेट है। दूसरा, ये कौन से कलर में, कूल में वार्म में? वार्म में है सर। वार्म में सर। इसलिए क्या हो गया, डोमिनेट। मैंने पहले लिखा था कि जो वार्म कलर होते हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेट ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू कूल कलर। और दूसरा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट तो प्लेस ही है। तो तीन चीजों से ये डोमिनेट तो बन गया। पर अब ये कंपोजिशन अनबैलेंस हो जाती क्योंकि सारा अट्रैक्शन इसकी तरफ जा रहा है। और उसको कंपोजिशन को बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्या किया, वहां पे कूल कलर के आइसबर्ग इंक्लूड किए उन्होंने शूट में, और बड़े साइज के, क्योंकि ये कंपैरेटिवली भले कितने बड़े साइज के भी हो पर इसको डील नहीं कर सकते क्योंकि वो कूल है और ब्लर्ड है। और बैलेंसिंग के लिए उसने क्या किया, उन्होंने ब्लर भी रखा और उन्होंने कूल कलर भी रखा और साइज भी उनका बढ़ा लिया। इसलिए कंपोजिशन कैसी लग रही है, बैलेंस लग रही है। तो आपकी कंपोजिशन कभी भी अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए, वो बैलेंस्ड ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कंपोजिशन में एक तरफ तो बहुत सारे एलिमेंट रखे हुए हैं, दूसरी तरफ में कुछ भी नहीं रखा हुआ। इंक्लूड जरूर करना है कुछ ना कुछ, यानी कि अगर आप इसको एज सब्जेक्ट मान रहे तो वहां पे छोटे सब्जेक्ट्स और इंक्लूड करो ताकि आपकी कंपोजिशन में बैलेंस लगे। जैसे इन दिस कंपोजिशन, दिस इज एन अनबैलेंस्ड शॉट क्योंकि इसमें व्हील नहीं दिखाई दे रहा, बट इन दिस केस यू कैन सी द व्हील, इट मींस नाउ इट्स बैलेंस। तो आपको हमेशा अपनी कंपोजिशन को बैलेंस रखना है। समझ गए? तो यहाँ पे भी मैंने यही लिखा हुआ है, डोमिनेट, सब डोमिनेट और सब ऑर्डिनेट। बस इतना ही रखना है आपको कि आपकी कंपोजिशन में किस एलिमेंट को आपको इंक्लूड करना है, कहाँ का कंपोजिशन को आपको बैलेंस करना है, कैसी कैसी चीजें इंक्लूड करनी है, यही बस ध्यान रखने वाली चीज, और कुछ ध्यान रखने वाली चीज। मतलब तीनों एलिमेंट होना जरूरी है आपकी कंपोजिशन में। ऐसा नहीं हो कि बस खाली आपने एक ही एलिमेंट इंक्लूड कर दिया तो वो कभी भी आपकी फोटो अच्छी नहीं आएगी। समझ गए? जैसे अगर आपको सुंदर दिखना हो तो क्या तरीका है, बताओ बताओ बताओ। सर मेकअप लाइटनिंग। मेकअप लाइटिंग बहुत खर्चा करना पड़ेगा, सर इतना तो हो चाहिए, है ना? बिना खर्चे का काम करना हो तो फिल्टर लगा दो। हाँ फिल्टर लगा दो ना, रियल लाइफ में कैसे करोगे बिना खर्चे के? फोटोज में नहीं कह रहा मैं।
सर अपने से ज्यादा बेकार बंदा बगल में खड़ा कर दो। अपने से ज्यादा बेकार के साथ घूमने लगो तो आप कंपैरेटिवली उससे क्या लगोगे, सुंदर ही दिखाई दोगे। यानी आप डोमिनेट हो जाओगे और वो क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट हो जाएगा आपका। गॉट इट? तो आप तीनों चीजों को इंक्लूड करो तब आपकी कंपोजिशन बेटर बनेगी, राइट? हमेशा लीडिंग लाइंस का यूज करो कंपोजिशन में। हमेशा लीडिंग लाइंस इंक्लूड करो अपने फोटोग्राफी में, वीडियो में। कहीं भी अगर आपको कोई फोटो दिखता है तो अगर आपको उसमें लाइन मिलती है ना तो वो बहुत अच्छी क्लिक होके आएगी। हमेशा आपको लीड लाइन क्रिएट करना है। जैसे ये हमेशा लाइंस इंक्लूड करो अपनी फोटोज में। जब आप लाइन इंक्लूड करेंगे तो आपको सब्जेक्ट ज्यादा रिफाइंड होगा उसके अंदर, क्योंकि हमारी आंखें ना लाइन को फॉलो करने लग जाती हैं। इसलिए कभी आप फोटोग्राफ को देखोगे ना तो अच्छी फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए करता है, लड़की को साइड में खड़ा करता है पोज में और लाइंस को इंक्लूड करके आपके सब्जेक्ट को पोर्ट्रे करता है, तो बहुत बेटर फोटोज आती है। जैसे ये तो लाइंस ऑटोमेटिकली इसको ड्रैग करेंगे उस तरफ, इसलिए मूवीज में ऐसी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, लाइंस और ये सब चीजों को बहुत ज्यादा इंक्लूजन होता है ताकि आप देखें उस तरफ में, क्योंकि जहां लाइन होगी हम फॉलो उस तरफ करेंगे। समझ गए? ये देखो हर जगह लाइंस, ये देखो कितना ये लाइंस की तरफ ऑटोमेटिकली वो फोटोग्राफ में वो लुक एंड फील मिल गया। कभी भी अपने व्यूअर को कंपोजिशन से बाहर मत लेके जाओ। अगर ऐसी लाइंस हैं तब आप क्लोजिंग को ब्लॉक कर दो। जैसे कोई रोड है और रोड कर्व होता जा रहा है और वो कर्व रोड अगर आपको इमेज के बाहर ले गया तो आपका व्यू भी कंपोजिशन से बाहर चला जाएगा। इसलिए हमेशा क्लोजिंग होनी चाहिए, डेड एंड हो जाना चाहिए रोड का। ये एंड है, अब यहाँ कर्व खत्म होगा ही रुका रहूंगा, बट अगर यही रोड बाहर निकल जाएगा तो मैं भी कंपोजिशन से बाहर चला जाऊंगा। इसलिए हमेशा फोटोग्राफी में आपको देखने को मिलेगा कि ये क्लोजर करते हैं इस फोटो को। दिस फोटो अगर ये भी और ऊपर तक जाता तो क्लोजिंग नहीं होती। इसलिए हमेशा ऐसे चीजें इंक्लूड करो जहां हमेशा क्लोजर हो, वाइड ओपनिंग मत छोड़ो शॉट की, अदरवाइज व्यूअर भी इमेज से बाहर निकल जाएगा उस लीड को फॉलो करते हुए। जैसे ये भी देखो यहाँ पे क्लोज कर दिया तो कंपोजिशन रहेगी। अगर रोड होता है तो उसको क्लोजिंग करो हमेशा। जैसे ये फोटोग्राफ, ये देखो ये फोटोग्राफ कंपोजिशन लग रहा है कि अच्छा फोटोग्राफ है क्योंकि दोनों तरफ से ओपनिंग है इसकी। ठीक, तो हमेशा ना क्लोज करने की कोशिश करो, लीड आउट मत करो कभी भी अपने उसको व्यूअर को। ये देखो तो कवर अप कर दो। ठीक है,
अगर आपका टैलेंट या सब्जेक्ट रन या वॉक कर रहा है, इन दैट केस आप उसके बैक में स्पेस नहीं छोड़ेंगे, हमेशा फ्रंट में स्पेस छोड़ेंगे। फ्रंट में स्पेस छोड़ने का मतलब होता है कि यू आर गेटिंग द सब्जेक्ट इनटू द कंपोजिशन। बट अगर आप बाहर पीछे स्पेस छोड़ते हैं, इसका मतलब आप उसको कंपोजिशन लीव करने दे रहे हैं, वो कंपोजिशन लीव करके चला जाएगा। जैसे ये इट इज अबाउट टू लीव द कंपोजिशन, इसलिए हमेशा कहाँ छोड़ना है स्पेस? फ्रंट में छोड़ना है। ठीक है, तो हमेशा अपने सब्जेक्ट को इनसाइड रखो और इन्हीं चीजों को यूज करो उसके। If you have multiple elements and then use grouping, अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो आप उनको क्या करो? ग्रुप करो। जैसे यहाँ पे टेबल पे इतने सारे मल्टीपल एलिमेंट्स फैले हुए हैं तो स्टैंड आउट नहीं हो रहा, इसलिए इसको क्या कर दिया जाए? क्लब कर दिया जाए। जब सिंगल लुकिंग कंपोजिशन होगी तो इस तरह के बेटर कंपोजिशंस आते हैं। ठीक है, और लास्ट, shapes that must not be included directly in composition। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कंपोजिशन रेक्टेंगल, स्क्वायर और ये सब चीजों से बनती है, तो इन शेप्स को आपको अवॉइड भी करना है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल विद 2 और 3 इक्वल साइड वाले, इन्हें अवॉइड करना होता है कंपोजिशन में। इसलिए जिन लोग के फेस राउंड होते हैं वो क्यूट हो सकते हैं पर वो फोटोजेनिक नहीं होते, है ना। जिन लोग के फेस भी स्क्वायरिश भी होते हैं उनके फोटोज भी अच्छी नहीं आती क्योंकि वो शेप ही ऐसी है, बोरिंग। ठीक है, तो जिन लोगों के फेस स्क्वायरिश होते हैं, सर्कुलर होते हैं, उनकी फोटोज अच्छी नहीं आती, इसलिए उनकी फोटो अच्छी क्लिक करने का एक तरीका होता है। उस एंगल से अगर आप उनकी फोटोज क्लिक करेंगे तो हमेशा बेटर आएगी। और इन शेप्स को, अगर आपकी कंपोजिशन में शेप्स हैं तो इन्हें तो उस केस में देन यूज ऑब्लिक कैमरा एंगल और डच। तब उनको कैप्चर करने के लिए आप ये वाले एंगल्स यूज करो तो उनकी फोटो और बेटर दिखाई देगी आपको। जैसे ये शेप्स है, बोरिंग है, पर इन्हीं का अगर एंगल बदल दिया जाए, इस तरह के एंगल ले लिया जाए तो ये और बेटर आती है। तो अब ये परफेक्ट नहीं दिखाई देंगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखेंगे, परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं दिखेंगे, तो ये और बेटर कैप्चर हो सकती है। ठीक है, तो जब भी आपका कोई ऐसी शेप इंक्लूड हो रही है तो एक ही रूल फॉलो करो कि नहीं यार मेरे को ना चीजें कैसी दिखानी है, पर्सपेक्टिव वाइज दिखाओ। फिर उनको ऑब्लिक एंगल्स यूज करो, डच एंगल यूज करो। ठीक, और लास्ट के लिए कंपोजिशन का पार्ट ये है, पहले डोमिनेट ढूंढो, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट और गुड पोजीशन, और यही सारी चीजें। बट लास्ट में इतना बोलूंगा कि रूल्स हैं, पर जरूरी नहीं कि सारे रूल आपको फॉलो करने हैं। रूल ब्रेक भी हो सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है,
बट ये बनाए इसलिए गए ताकि आप और बेटर पिक्चर क्लिक कर सकें। ठीक है भाई, ये एक कंपोजिशन है और यहाँ पे हमारा फिल्म मेकिंग वाला पार्ट एंड होता है। अब आपके असाइनमेंट क्या है, आपने जो स्टोरी बनाई है उनको अब आपको शूट करना है और ये शूटिंग इस वीक में खत्म कर लेना, क्योंकि जब मैं एडिटिंग कराऊंगा तो मैं उसी वीडियो को तुम्हारा असाइनमेंट दूंगा। जो तुमने कहानी सोची है, जो कैरेक्टर तुमने सोचे है, उसी का तुम्हें डायलॉग एडिटिंग करके दिखानी होगी। जो होगा आज से, वेडनेसडे को छुट्टी है 2 अक्टूबर की, फ्राइडे को हम प्रोमो बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम डायलॉग एडिटिंग सीखेंगे। इसका मतलब नेक्स्ट वीक में वो फुटेज चाहिए ही। ठीक, तो तब तक इसे शूट कर लो इन रूल्स के साथ और ये आपका असाइनमेंट। तो अपन मिलेंगे फ्राइडे। अदिति
जाओ